ये बताइएगा कि इलेक्शन की अगर हम बात करें तो एक दो हफ्ते हो चुके हैं जब ये वीडियो सरफेस कर रही हैं रिपीटेडली के कागजात नामजदगी छीने जा रहे हैं उम्मीदवारान से, या फिर ऐसे सूरत हाल पैदा की जा रही है कि वो अपने कागजात जमा ना करवा सकें। आपने ये भी देखा होगा कि परवेज़ इलाही साहब की जो बेगम हैं वो क्या कह रही थी मीडिया पर आकर, वो क्लेम ये कर रही थी कि उनको भी पेपर सबमिट नहीं करवाने दिए जा रहे। क्या लगता है कि इस सारे पॉलिटिकल रिप्रेशन कहा जाए इसको, और इस दौर में अगर इलेक्शन होता है तो स्टेबिलिटी वापस आ सकती है पाकिस्तान में? देखिए, पहली चीज तो ये है कि प्री पोल एनवायरनमेंट काफी हद तक खराब हो चुका है। इलेक्शन प्रोसेस के अंदर एक प्री पोल एनवायरनमेंट है और एक पोलिंग डे होता है। तो प्री पोल एनवायरनमेंट के बारे में तो आपको शकूक व शुबहात ही नहीं है कि वो इतना टॉक्सिक हो चुका है कि एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए तो स्पेशली मुश्किलात हैं, जहां पर एक और स्पेसिफिक पॉलिटिकल पार्टी के लिए रास्ता साफ किया जा रहा है। लेकिन इन तमाम चीजों के जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो मुल्की सियासत पर अच्छे नहीं होंगे, इसलिए कि हमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की जरूरत है ताकि हमारे यहाँ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ सके। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इन इंतखाबात, कंट्रोवर्शियल इंतखाबात के नतीजे में तो फिर मुश्किल होगा। जिस तरह 2018 के इलेक्शंस के नतीजे में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आ सकी और कंटिन्यूसली जो जमातें जिन्होंने समझा कि हमारे साथ ज्यादती हुई है, आरटीएस का फेलियर हुआ है और हमें हमारे हक से महरूम किया गया है, तो सड़कों पर हैं। तो इसी तरह अगर इस इलेक्शन में 2024 के इलेक्शन में कोई जमातें समझती हैं या जमात समझती है कि उनके साथ ज्यादती हुई है तो फिर वो भी सड़कों पर होंगे। तो इस वक्त जरूरत तो इस चीज की है कि हम सियासी इस्तेहकाम लेकर आए ताकि जो पाकिस्तान की मईशत है जो अपने आखिरी वेंटिलेटर के ऊपर है तो उसको संभाला दिया जा सके। हम इस तरह कंटिन्यू तो नहीं कर सकते कि आईएमएफ से अगर एक किस्त ना आए तो हम कंट्री शुड बी एट द वर्ज ऑफ डिफॉल्ट। हमें इस सूरत हाल से निकालना है मुल्क को, और मुल्क को निकाल हम सिर्फ इसी सूरत में सकेंगे अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो और किसी पॉलिटिकल पार्टी को या किसी फरीक को उन इलेक्शंस पे एतराज ना हो। अच्छा, और जो टेक्निकल मौजू हमने देखा इलेक्शन कमीशन की तरफ से पिछले हफ्ते की जो बड़ी डेवलपमेंट है कि बल्ले का निशान पीटीआई से ले लिया जाना, आपको लगता है कि पीटीआई को नुकसान होगा इसका, या फिर आजकल सोशल मीडिया का दौर है और डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ वेरी इजी, तो निशान छिन जाने से भी कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा? देखिए, निशान छिनने से फर्क तो पड़ेगा। फर्क इस तरह पड़ेगा कि जो पीटीआई का वोटर है उसके लिए इंसेंटिव क्या रह जाएगा बाहर निकलने के लिए, जहां पर सारे कैंडिडेट्स जो होंगे उनको आजाद इलेक्शन कंटेस्ट करना पड़ेगा। और हर हल्के में अभी मैं देख रहा हूं कि 8 से 10 जो पीटीआई के नॉन कैंडिडेट्स हैं, एस्पिरेंट्स हैं, वो अपने नॉमिनेशन पेपर्स जमा करा चुके हैं। तो एक अटर कंफ्यूजन होगी, हर कोई यही क्लेम कर रहा होगा कि वो पीटीआई का असल कैंडिडेट है और निशान उनके पास कोई और होगा। किसी के पास छतरी होगी तो किसी के पास बोतल होगी, किसी के पास टाइपराइटर होगा। सब ने इमरान खान साहब की तस्वीरें पीछे लगा रखी होंगी क्योंकि सेंट्रल अथॉरिटी तो कोई रही नहीं। एक मीडिया ब्लैकआउट है, कोई किसी को अंदाजा नहीं हो पाएगा कि कौन सा आजाद कैंडिडेट असल में पीटीआई का कैंडिडेट है। तो इस वजह से मैं समझता हूं कि इलेक्शंस के अंदर जो टर्नआउट है वो भी इफेक्ट होगा। जो पीटीआई का वोटर है वो उस कंफ्यूज्ड सूरत हाल में इतनी बड़ी तादाद में बाहर नहीं निकल पाएगा, निकलेगा नहीं, उसके लिए कोई इंसेंटिव नहीं होगा। और अगर इंसेंटिव होगा भी सही तो आगे कंफ्यूजन इतनी होगी कि विच कैंडिडेट टू वोट फॉर। मुस्तफा साहब, ये बताइए कि आप नवाज शरीफ साहब को निज़ाम का लाडला कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि उनकी फेवर में पीटीआई के लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड इंश्योर नहीं किया जा रहा। आपको नहीं लगता कि बेनिफिशरीज नवाज शरीफ साहब के अलावा और भी हैं, दीगर पार्टीज भी हैं जिनके लिए मैदान है किसी हद तक? पंजाब मेन बैटल ग्राउंड है। पंजाब की सबसे ज्यादा नशिस्तें कौमी असेंबली में, और यहाँ पर जो मेन कंपेटिटर था मियां नवाज शरीफ साहब का, वो तहरीक इंसाफ थी, इमरान खान साहब थे। तो यहाँ पर उनके लिए तो एक रास्ता तकरीबन साफ हो गया। जहां तक सिंध का ताल्लुक है तो वहां पर पीपल्स पार्टी काफी मजबूत है, तहरीक इंसाफ मौजूद नहीं है उस तरीके से जिस तरह पंजाब में है। और बलोचिस्तान अगर हम देखें तो वहां पर सूरत हाल ही अक्सर मुख्तलिफ है। वहां पर बाप पार्टी मौजूद है, दीगर सियासी जमातें वैसे ही वहां पर कमजोर हैं। और खैबर पख्तूनख्वा में बिलाशुबा पीटीआई की बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी है, और इस निशान के विड्रॉ होने के बाद वहां पर क्या सूरत हाल बनती है ये अभी ओनली टाइम। सरफराज बुगटी साहब की पीपल्स पार्टी में इंक्लूजन ने सरप्राइज किया आपको?
कोई खास सरप्राइज तो नहीं किया। सरफराज भाई इज अ वेरी डियर फ्रेंड। बहरहाल ये सुनने में आ रहा था कि वो कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करेंगे, अपनी पोजीशन से रिजाइन करेंगे बतौर इंटीरियर मिनिस्टर। और फिर अब उनका नाम इलेक्शंस के बाद मुतवक्के वजीर आला के कैंडिडेट्स के तौर पे भी लिया जा रहा है, तो आई विश हिम वेल। लेकिन निगरान हुकूमत का हिस्सा होने के फौरन बाद अगली हुकूमत के लिए भी एस्पायर करना लीगल है? इसके ऊपर जो लीगल बार है वो अगर आप कंटिन्यू करते हैं एज मिनिस्टर और एज अ मेंबर ऑफ द केयरटेकर गवर्नमेंट, अगर शेड्यूल आने से पहले आप रिजाइन कर देते हैं तो मेरे ख्याल से फिर उसमें इस तरह की कोई कबाहत मौजूद नहीं है। अच्छा, बिलावल भुट्टो साहब के आप तर्जुमान रह चुके हैं। लियारी की नशिस्त को हमेशा कहा जाता है कि भुट्टो ख़ानदान का स्ट्रॉन्ग होल्ड है वहाँ पे। 2018 में तो उनको डिफीट हुई उधर से, लेकिन इस बार तो कागजात ही दाखिल नहीं करवाए। आपको लगता है ग्राउंड रियलिटी कुछ समझ रही है पीपल्स पार्टी भी? देखिए, ये अब तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं मेरे ख्याल में तो वो सारी की सारी काफी हद तक डिटैच हो चुकी हैं। इस वक्त कोई प्रिंसिपल पॉलिटिक्स नहीं हो रही, कोई नजरियात के ऊपर पॉलिटिक्स नहीं हो रही। पॉलिटिक्स का नाम सिर्फ इस दौर में ये रह गया है कि आप कबूलियत हासिल कर पाते हैं या नहीं। और इसी वजह से जो अवाम के इश्यूज हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज के लिए इतने अहम नहीं रह गए। आपके खुद इल्म में होगा कि इस वक्त, और जाहिर बात है, इलेक्शन का शेड्यूल आ चुका है, कैंडिडेट्स मैदान में उतरे हैं, कॉर्नर मीटिंग्स लोग करना शुरू हो गए हैं, लेकिन जिन जमातों से उनका ताल्लुक है उन जमातों के मंशूर अभी तक सामने नहीं आए। तो ये अहमियत देती हैं जमातें इस मुल्क के पॉलिटिकल प्रोसेस को, इस मुल्क के अवाम को, कि जिनकी जिंदगी बेहतर करने की वो सुबह शाम राह गलाते हैं, कि अभी तक वो मंशूर तैयार नहीं कर सकी। तो और ये इस वक्त हम 3 बड़े क्राइसिस में घिरे हुए हैं। एक पॉलिटिकल क्राइसिस है, फिर इकोनॉमिक क्राइसिस है और सिक्योरिटी क्राइसिस है। और जमातें माशाल्लाह इन तीनों किसी भी क्राइसिस का हल पेश नहीं कर सकी। आज मैं अखबारात की हेडलाइंस देख रहा था कि जो खवातीन की मखसूस नशिस्तों के टिकट्स दिए गए हैं तमाम जमातों की जानिब से, तो हेडलाइन ये थी कि वही पुराने चेहरे। मुस्तफा साहब, आपकी नई पार्टी का लोग इंतजार करते रहे, लेकिन अब कहा यह जा रहा है कि इलेक्शन के बाद शायद आप अनाउंस करेंगे किसी नई पार्टी को कंट्रोवर्सी से बचने के लिए। तो कैसे अंदाज़ा लगाए आपका वोटर कि आपका जो मैंडेट अगर बनता है तो फिर आप किस पॉलिसी को परसू करेंगे, आइडियोलॉजिकली कहाँ लाए करेंगे आप? देखें, सबसे पहली चीज तो ये है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी हो वो उसके अंदर इंटरनल डेमोक्रेसी होनी चाहिए, और जमात की जो चेयरमैनशिप है या जमात की जो सरबराही है वो विरसे में आगे ट्रांसफर नहीं होनी चाहिए। मेरा तो ख्याल यही है कि 2 टर्म्स होनी चाहिए और 2 टर्म्स के बाद नए लोगों को मौका मिलना चाहिए, ताकि कोई भी अगर पॉलिटिकल वर्कर किसी भी उस पार्टी को ज्वाइन करता है तो उसके जहन में ये एक ऑब्जेक्टिव हो कि यार हाँ, मैं भी इस पार्टी का एक दिन सदर बन सकता हूँ या सरबराह बन सकता हूँ। बाकी मेरे ख्याल में लिबरल और प्रोग्रेसिव पाकिस्तान जो जिन्ना साहब की ख्वाहिश थी, जिस आइडियल से हम बहुत दूर चले गए हैं, और एक लेफ्ट ऑफ द सेंटर पॉलिटिक्स की बहुत गुंजाइश है पाकिस्तान में। तमाम जमातें दाएं बाजू की जमातें हैं, तो अगर एक लिबरल प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स की जाए इस मुल्क के अंदर, उसकी अलमबरदार हो, तो काफी वैक्यूम है। और पीपल्स पार्टी एक जमाने में इसी सोच की अलमबरदार समझी जाती थी, और उस सोच के पीछे जाने से हमें मजमूई तौर पर हमारे माशरे को नुकसान हुआ है। तो जहां पर दाएं बाजू की जमातें हो वहां पर प्रोग्रेसिव और लेफ्ट ऑफ द सेंटर जमातें भी होनी चाहिए, कि जो माशरे के अंदर बैलेंस क्रिएट करती हैं। तो इस वक्त ज्यादा सेंटर राइट पे ही स्पेक्ट्रम दिखाई दे रहा है सारी पार्टीज का, राइट? जी, इस वक्त तो सब दाएं बाजू की सेंटर राइट की जमातें हैं, और उसी वजह से हमारे यहाँ एक दूसरा जो रुख है तस्वीर का, कि पाकिस्तान इतना इंटॉलरेंट मुल्क नहीं था और ना है, ना हमारी इतनी सोसाइटी है जितनी बन गई है इस पॉलिटिक्स की वजह से। और फिर इवेंचुअली लोगों के इश्यूज हैं, लोगों की रोजमर्रा जिंदगी है, मसाइल का तो हम सबको पता है, लेकिन सोल्यूशंस भी सामने लेकर आनी है, सोल्यूशंस भी लोगों के सामने रखनी है। अभी 2 दिन पहले वर्ल्ड बैंक की डेटा आई, अलार्मिंग डेटा है कि 9 करोड़ पाकिस्तानी इस वक्त सतह गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजार रहा है। 2 करोड़ 80 लाख बच्चा पाकिस्तान में जो स्कूल से बाहर है, जिसने स्कूल की शक्ल तक नहीं देखी। 25 लाख नौजवान हर साल जॉब मार्केट में ऐड हो रहे हैं, उनके लिए कोई रोजगार नहीं है, वो खतरनाक तरीन सफर करने पे मजबूर है, कोई यूरोप के समुद्र में डूबकर शहीद हो रहा है। तो हमें अपने मुल्क को ठीक तो करना है, और अगर हम ठीक ना कर पाए तो आगे
फ्रैंकली हालात हम तो केओस और एनार्की की तरफ बढ़ेंगे। तो ये सोच है, इंशाल्लाह एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन करने की सोच है अब, और एक लंबा सफर होगा। लेट्स सी, अभी तो फिलहाल इलेक्शन आजाद कंटेस्ट कर रहा हूं मैं भी, हाजी लश्करी साहब भी, शाहिद साहब तो इलेक्शन कंटेस्ट कर ही नहीं रहे और मिफ्ता साहब भी नहीं कर रहे। मुस्तफा साहब, ये ना हो कि आप इंतखाब जीतने के बाद कहीं आईपीपी का या किसी और पार्टी का अनाउंस कर दें, ऐसा तो नहीं सरप्राइज देने वाले आप? नहीं, ऐसा सरप्राइज कतई नहीं देने वाला। ये तो फिर वही पॉलिटिक्स हो गई, जो पॉलिटिक्स जिसके नतीजे में मुल्क यहाँ पर पहुंचा है। और सच्ची बात है, अगर आपको बताऊं तो मेरी तरजीह तो यही होगी कि ऑपोजिशन के बेंचों पे बैठूं, वहां पर एक अच्छी पॉलिटिक्स करने की कोशिश करूं। ये जो अभी लाडले बनकर हुकूमत में आ रहे हैं, ये मांगे तांगे की हुकूमत ज्यादा अरसा चल नहीं पाएगी। तो अगर आप अपोजिशन बेंच पे बैठते हैं और सबसे पहला एजेंडा आप ये फेस करते हैं कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को रिवर्स करना है, जिसका रूमर भी चल रहा है, तो क्या करेंगे फिर आप? वुड यू अपोज इट? नहीं, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, नो ऑफ कोर्स, मैं प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को रिवर्स करने का बिल्कुल हामी नहीं हूं। वफाक को अपने आप को इंप्रूव करना चाहिए। अब ये देखिए कि 18th अमेंडमेंट के नतीजे में जब आपने दर्जनों मिनिस्ट्रीज और महकमे सूबों को डिवॉल्व कर दिए, तो उसके बाद अगर सरकारी मुलाजमीन की तादाद फिर बढ़ जाती है वफाकी हुकूमत में, तो ये सूबों का कसूर नहीं है, ये वफाकी हुकूमत का कसूर है।